हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन से अब आप लोग कुछ ना कुछ फेमिलियर हो गए होंगे किस तरीके से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं और किस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, मूव फॉरवर्ड करने से पहले हम लोग रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने किस तरीके से अपना C++ का कोड बनाना है। जब भी C++ का कोड बनाते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। उस बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट एंड और रिटर्न 0, ये हमारे पास पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइब्रेरी फाइल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम लोग जितने भी C++ के फंक्शन यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डिफाइन होते हैं। फिर उस लाइब्रेरी में से भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट करते हैं जो कि नेम स्पेस std होती है। उसके अंदर हमारे डिफाइन होते हैं सी आउट और सी इन के फंक्शंस जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, फिर हम मेन का फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हमारे सारे कोड होते हैं, जिसके आगे हम 2 राउंड ब्रैकेट लगाते हैं जिससे डिफाइन होता है कि ये एक फंक्शन है और उसके पीछे हमारे पास एक रिटर्न टाइप लिखी होती है, फॉर एग्जांपल इंटीजर लिखी हुई है। ये रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करती है कि मेन जहाँ पर भी एंड होगा वहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी और वो रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास कोई एक नंबर इंटीजर जो है वो रिटर्न कर रही होगी। और मेन का जो ब्लॉक है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर कर्ली ब्रैकेट पे एंड होता है। जहाँ पे भी आपके पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो कर्ली ब्रैकेट एंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स किस तरीके से बना सकते हैं। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हमने स्पेसिफाई किए थे कि हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर होता है, उसमें हम लोग कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं और कुछ जो रूल्स हमसे फेमिलियर हैं। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं उनका मकसद होता है कि हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करें, यानी मेमोरी में वो कितनी स्पेस लेगा, ठीक है, या किस टाइप का डाटा अपने पास स्टोर करेगा। तो आइटम्स हमारे पास किस टाइप का है, इंटीजर यानी नंबर टाइप का है। और प्राइस हमने लिया जिसकी टाइप क्या है, फ्लोट है यानी पॉइंट वैल्यू है। फिर हमने आउटपुट का फंक्शन सी आउट लिखा जिसका मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट कर दे। स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, फिर सीन का फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर आप स्क्रीन के ऊपर एंटर करेंगे वो आइटम्स के अंदर सेव कर देगा। फिर आप लिखोगे एंटर प्राइस ऑफ 1 आइटम, तो आपके पास स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा प्राइस ऑफ 1 आइटम। जो भी प्राइस आप एंटर करेंगे वो प्राइस के वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। फिर स्क्रीन के ऊपर लिखेगा टोटल प्राइस ऑफ, जो भी आइटम्स में वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी, आइटम्स इज। फिर आपकी प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई होगी आइटम के साथ और जो भी वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मकसद ये था कि ये दोनों का जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी आंसर आना है वो आंसर कैलकुलेट हो और उसके बाद वो आंसर प्रिंट हो जाए। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मे बी ये सही वर्क ना करे क्योंकि सी आउट का फंक्शन इस ऑपरेटर को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आपने स्पेसिफाई करना है कि ये अलहदा से एक इंस्ट्रक्शन है जो कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है और ये अलहदा से एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब ये कौन सी वाली अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, इसमें प्राइस जो है वो आपके पास पॉइंट वैल्यू है और आइटम्स आपके पास इंटीजर वैल्यू है। तो ये आपके पास कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, मिक्स मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो आंसर इसमें किस में आएगा, पॉइंट वैल्यू में आएगा क्योंकि जो ज़्यादा बाइट्स के होते हैं उसी में आंसर कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ आइटम्स, आपने नंबर ऑफ आइटम्स, इसकी आउटपुट क्या होगी, लिखा हुआ आएगा इंटर नंबर ऑफ आइटम, फिर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो आपके पास आइटम्स में सेव हो जाएगा। फिर एंटर प्राइस ऑफ 1 आइटम लिखा हुआ आएगा जब आप नंबर एंटर कर देंगे, फिर आपके पास यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा, जो आप नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपके पास टोटल प्राइस ऑफ, अब यहाँ पे आइटम्स नहीं प्रिंट हो रहा बल्कि आइटम्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि आपने 2 एंटर की थी। ठीक है, आइटम इज और जो आप 2 × 4 करेंगे वो आंसर इसके पास प्रिंट हो जाएगा। अभी तक हमने ये सीखा है कि हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे उनसे इनपुट ले सकते हैं यूज़र से और किस तरह से आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह से आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, आज हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। नाम से आपको पता लग रहा है कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है। इन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम 2 टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे, वन इज़ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड अदर इज़ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आपके पास है टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट। क्या कंट्रोल करता है, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन की, किस सीक्वेंस में आपके पास स्टेटमेंट रन होगी। पहले नंबर 1 स्टेटमेंट होगी, फिर नंबर 2 होगी या नहीं होगी, अगर 2 नहीं होगी तो 3 होगी, फिर 7 होगी फॉर एग्जाम्पल। ये डिसाइड करता है आपके पास कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास प्रिंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये क्या करती है, फ्लो डिफाइन करती है कि बेसिकली आपका प्रोग्राम किस फ्लो में चल रहा है।
ठीक है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या किस तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है, नाम से जाहिर है कंट्रोल का क्या मतलब है, आपने कंट्रोल स्पेसिफाई करना है कि किस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। एग्जीक्यूट होना क्या होता है, जो भी आपके पास रन होती है स्टेटमेंट, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो क्या होता है, ठीक है। पहले कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की टाइप देख लेते हैं, फिर हम आज 2 टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वन इज सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो आज हम पढ़ेंगे, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये भी आज हम पढ़ेंगे, रिपीटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो आपके पास है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये होती है द सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इंश्योर करती है दैट द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, कि इंस्ट्रक्शन एक सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम, जिस तरह ये प्रोग्राम में अपीयर होती हैं। यानी आपने अगर फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, सेकंड लाइन पे आपने जो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट लिखी है और थर्ड स्टेटमेंट लिखी है, तो आपने जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसी तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, पहले पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यानी आपका प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जो भी पहले स्टेटमेंट आती है वो पहले रीड होती है, पहले उसको रन होती है, फिर दूसरी स्टेटमेंट रन होती है, फिर तीसरी होती है। ऐसा नहीं होता पहले पहली हो जाए, फिर तीसरी हो जाए, फिर दूसरी हो, ठीक है, सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 137 आपके पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हो सकती है, तो 173 नहीं हो सकता। सीक्वेंस में आपके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अप्लाई होती है, यानी आपने जो भी स्टेटमेंट पहले लिखी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में लिखी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो सेकेंड टाइप हमारी थी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन का क्या मतलब है, डिसाइड करना कि हमारी इंस्ट्रक्शन चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। इस डिसीजन को हम कहते हैं सिलेक्ट करना, कि हम ये सिलेक्ट भी करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी चलनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम होता है सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बिकॉज वी ऑफन नीड टू बी एबल टू चूज विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर ओबेड अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन। हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये ऑफन नीड टू बी एबल टू चूज़, कि हमें चूज़ सिलेक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव्स में से समटाइम्स चूज़ करना पड़ता है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उसमें से चूज़ करते हैं कि पहली स्टेटमेंट चलेगी या दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, इसलिए इसे सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इट डिसाइड्स दैट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये भी डिसाइड करती है कि इंस्ट्रक्शन चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। या तो 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से एक को करती है, सिलेक्ट करती है, या अगर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है तो उसमें से बताती है कि ये इंस्ट्रक्शन चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं, उसकी एग्जांपल होती है इफ एल्स, और अगर एक ऑल्टरनेटिव है तो इफ है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 2 काम करती है। अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है तो बताती है कि ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, और अगर हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स लिखे हुए हैं तो उनमें से बताती है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो चलेगा, पहला या दूसरा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हु पास द मिड टर्म एग्जाम, इसी एग्जाम्पल को दे रहा है कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और आप चेक करना चाहते हो कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, तो उस रिकॉर्ड में आपके पास जिन स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ऊपर होंगे वही आपके पास होंगे। अगर किसी इंस्ट्रक्शन के किसी पर्सन के मार्क्स 33 से लेस हैं तो वो फेल हो जाएगा। यानी आपने अगर टोटल मार्क्स के अंदर आपने 33 से ज़्यादा वैल्यू, अगर टोटल मार्क्स में 34 वैल्यू होगी तो आप पास प्रिंट करेंगे, अगर टोटल मार्क्स में 23 वैल्यू होगी तो आप ये लाइन नहीं प्रिंट करेंगे। यानी ये क्या हो गया, डिसाइड इसने किया कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी सेकंड केस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टोटल मार्क्स आप यूज़र से लेते हो, और अगर यूज़र आपके पास 33 से ज़्यादा नंबर एंटर करता है तो पास प्रिंट कर देता है, और अगर कम करता है तो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करता, ठीक है। अब 2 अल्टरनेटिव अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि एक नहीं, अगर 33 से ज़्यादा हो तो पास कर दे, और अगर कम हो तो क्या करे, फेल कर दे, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लगा सकते हैं, एल्स
ये दो अल्टरनेटिव के लिए, इसलिए इसको सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मिलना। एल्स और यहाँ पर हम लिख दें सी आउट फेल, ठीक है, जो भी सी आउट की आपकी स्टेटमेंट होती है आप वो लिखते हैं, एल्स सी आउट फेल। तो ये दो अल्टरनेटिव हो जाएंगे, यानी ये सिलेक्शन हो जाएगा, या ये चलेगा या ये चलेगा। अगर ये ना चला तो ये चलेगा, और अगर खाली ये आपके पास आ जाए तो ये डिसीजन है कि ये वाली स्टेटमेंट चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये दोनों काम ये स्टेटमेंट कर सकती है। अगर आप खाली इफ़ लिख रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेगी चलेगी या नहीं चलेगी, अगर आप इफ़ या एल्स लिख रहे हैं तो सिलेक्ट करेगी इनमें से कौन सी चलनी चाहिए, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस। डिसीजन मेकिंग सी प्लस प्लस में होती क्या किस तरीके से है, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इससे अगली जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्राम अगली स्टेटमेंट्स को चलाता है। यानी डिसाइड हो गया कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। जनरल फॉर्म इफ स्टेटमेंट की लिखने की क्या होती है, इफ़ लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या स्टेटमेंट चलनी चाहिए वो स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। द कंडीशन फॉलोइंग द की वर्ड इफ इज ऑलवेज विद इन अ पेयर ऑफ पेन। जब भी आप कंडीशन लिखेंगे तो आप कंडीशन के साइड पे 2 राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगाएं, ठीक है। दिस इज द रूल, ये सिंटेक्स है हमारे पास, जैसे हम किसी भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं, इसी तरीके से इफ़ के आगे हमने 2 राउंड ब्रैकेट लाजमी लगाने हैं, और इफ़ के आगे सेमीकोलन कभी भी नहीं लगाते। जब भी आप इफ़ के आगे सेमीकोलन लगाते हैं तो इफ़ यहीं पर एंड हो जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को नहीं देता। तो ये आपने इफ़ के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, इफ़ के आगे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक हो गया। द स्टेटमेंट कैन बी कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग ब्रेसेस, यानी आपके पास जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, हो सकता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चलाना चाहते हो। अगर आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चलाना चाहते हो तो आप उसको ब्लॉक बनाओगे, यानी आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखोगे, तब इफ़ ये डिटरमाइन करेगा कि ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट हैं। अदरवाइज़ वो इसको डिटरमाइन नहीं करेगा, वो कहेगा इफ़ के बाद जो पहली स्टेटमेंट है सिर्फ इफ़ का पार्ट है और दूसरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आप किस तरीके से करोगे, आप सी प्लस प्लस में ये तरीका होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों इफ़ के अंदर तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू उसका ब्लॉक बना लेते हैं, जिससे उसको पता लग जाता है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मेरे पास चलेंगी, ठीक है। द स्टेटमेंट कैन बी कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग द ब्रेसेस, ये इसका मतलब। ब्रेसेस आपके पास क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट्स को बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस आपके पास किसको बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को बोलते हैं। अच्छा, इफ प्रोग्रामर डज नॉट यूज दीज ब्रेसेस इट मीन ओनली इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वही बात लिखी हुई है कि अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई तो इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ पहली, इफ़ की कंडीशन के अंदर सिर्फ पहली स्टेटमेंट आएगी, अगली स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, ठीक है। द इफ स्टेटमेंट लेट्स यू एग्जीक्यूट और स्किप एन इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। आपकी जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या करती है, या तो एग्जीक्यूट करती है या स्किप करती है इन इंस्ट्रक्शन को बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, और अगर फॉल्स होगी तो क्या करेगी, स्किप करेगी। फॉल्स के केस में आपके पास स्किप हो रहा है और ट्रू के केस में आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी स्टेटमेंट तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी और स्टेटमेंट कब नहीं चलेगी, जब स्टेटमेंट आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है, आप 2 नंबर ले लें ए और बी, आप यूज़र को कहें एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र कोई नंबर एंटर करे, फिर यूज़र को कहें सेकेंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर किया 7 और यूज़र ने एंटर किया 1, ठीक है। तो आपने लिखना है 7 इज़ लेस देन 1, यानी 7 आपके पास लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि 7 1 से लेस नहीं है बल्कि 7 1 से ग्रेटर है, तो आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, स्किप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। और बी लेस देन ए, तो 1 लेस देन 7 होता है, ट्रू है, तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्किप नहीं होगी बल्कि एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये इसका मतलब है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट आपकी स्किप हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब कंडीशन बेसिकली हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सी प्लस प्लस में, कंडीशन बनाते किस तरीके से हैं, कंडीशन हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू बनाते हैं। कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर।
जो भी कंडीशन होती है वो आप वेरिएबल के बीच में या आप कॉन्स्टेंट्स के बीच में थ्रू रिलेशनल ऑपरेटर बनाते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ अस टू कंपेयर टू वैल्यूज। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जो कि कंपैरिजन करते हैं किसका? टू वैल्यूज का। वो टू वैल्यूज दो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, दो वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं टू सी वेदर दे आर इक्वल। देखते हैं कि वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ग्रेटर हैं या लेस हैं। बेस्ड ऑन द कंडीशन आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर डिफाइन होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन आपके पास ये सिंबल है, लेस देन ये सिंबल है। ठीक है, अब मैथ में जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं तो आप सिंबल यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके नीचे एक लाइन लगा के। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल कंबाइन यूज़ होता है। इसी तरह मतलब दो सिंबल मिलके एक सिंबल बना रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन की आपके पास अलहदा की है एंगल ब्रैकेट की और इक्वल टू की अलहदा की है। ठीक है, इसी तरह लेस देन की आपके पास की अलहदा है और ग्रेटर देन की, जबकि अर्थमेटिक में या मैथ में आप लेस देन इक्वल टू इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप इक्वालिटी चेक के लिए आप देखें कि आपके पास सिंगल इक्वल नहीं होता, बल्कि आप दो दफ़ा इक्वल जब लिखते हैं तो वो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर होता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि सिंगल इक्वल हमारे पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे चीज़ होगी वो हमारे पास ए में वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो इफ़ के अंदर कोई भी वेरिएबल आपके पास ए है, ए इक्वल टू 9, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 9 के इक्वल है या नहीं। ठीक है, होना तो यही चाहिए, लेकिन ए इक्वल टू चूँकि असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी और 9 उसके अंदर चली जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखिए जब भी आप इफ़ में रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आपने चेक करना है ए इक्वल टू 9 है। इक्वल टू जब आप यूज़ करेंगे तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होगा। सिंपल इक्वल टू आपके पास क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये जो नोट में बात लिखी है वो यही बात लिखी हुई है, पढ़ के भी बता देती हूँ। द रीज़न फॉर यूजिंग टू इक्वल साइन फॉर इक्वालिटी इज दैट द सिंगल इक्वल साइंस ऑलवेज मीन टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, सिंगल इक्वल का क्या मतलब है? कि आपने वैल्यू स्टोर करनी है इन अ वेरिएबल दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिलेक्ट वन ऑफ टू पॉसिबल स्टेटमेंट, वही वाली बात है जो हमने पहले पढ़ी थी कि इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करती है कि आपकी पहली स्टेटमेंट चलेगी या दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, यानी आपका इफ़ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, वन स्टेटमेंट इज़ ओबेड व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। वो कह रहा है कि एक कंडीशन आपकी ओबे होती है जब आपके पास कंडीशन ट्रू होती है। एक स्टेटमेंट आपकी तब चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। अनदर इज़ ओबेड व्हेन द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। जब आपकी कंडीशन नॉट ट्रू होती है तो आपका एल्स ब्लॉक चलता है। ठीक है, ये जो इफ़ के नीचे स्टेटमेंट्स होती हैं इसको इफ़ ब्लॉक कहते हैं, जो एल्स के नीचे स्टेटमेंट होती हैं इसको एल्स ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जब भी हमारे पास इफ़ होता है, जो भी कंडीशन होती है हम उसको डायमंड से शो करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अगर उसमें इफ़ आ गई तो उसने कंडीशन चेक की, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेंगी, और अगर फॉल्स होगी तो इफ़ एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेंगी। और अगर एल्स चल गया या इफ़ चल गया, जो भी चल गया, उसके बाद जो एग्जैक्ट नीचे स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी और आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है, अगर हम देखें इफ़ एल्स की, कि आपके पास x के अंदर 7 आ रहा है, y के अंदर आपके पास 9 आ रहा है और z एक वेरिएबल है। ठीक है, अब आप क्या करते हो? आप चेक कर रहे हो x ग्रेटर देन y है, यानी x की वैल्यू, x के अंदर 7 है और y के अंदर आपके पास 9 है। अगर x ग्रेटर देन y यानी x 7 ग्रेटर देन 9 तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई, यानी नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी, z के अंदर x सेव नहीं होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक चलता है, और एल्स में आपके पास क्या था? z के अंदर आपके पास y आ रहा है, यानी z के अंदर 9 है। जब आप इसको प्रिंट करोगे
तो वैल्यू ऑफ z आपके पास क्या प्रिंट होगी, 9 प्रिंट होगी। ठीक हो गया। ये आपने बेसिकली क्या हुआ, उसने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसने चेक किया कंडीशन फॉल्स थी, कंडीशन फॉल्स थी तो उसने क्या किया, एल्स के अंदर वाली बॉडी को चलाया, ठीक है, और फिर उसने एंड ऑफ द स्टेटमेंट आपके पास सी आउट ये वाला प्रिंट कर दिया, सी आउट वैल्यू ऑफ जी, और उसको आपने प्रिंट कर दिया और ये एंड हो गया। ठीक है, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करते हैं तो आप इसको राउंड ब्रैकेट से शो करते हैं, यानी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और प्रोग्राम एंड हो रहा है तो आप ये राउंड सिंबल यूज़ करते हैं। जब भी आपने कंडीशन चेक करनी होती है तो आप उसके लिए ये वाला डायमंड यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, और जब भी आपने कोई स्टेटमेंट्स यूज़ शो करनी है तो आप एक सिंपल रेक्टेंगल बनाते हो जिससे आपकी स्टेटमेंट्स शो होती हैं, और ये सारी आपस में लिंक किससे होती हैं, एरो की से लिंक होती हैं। कंडीशन आपकी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, अगर ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक में जाएगा और फॉल्स होगी तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ये तरीका होता है सिंपल फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने का। ठीक है, अब हमारे पास इफ़ एल्स का मतलब ये है कि जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो नेस्टेड भी हो सकती हैं। नेस्ट आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली क्या होता है, व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजन इज रिक्वायर्ड, जब आपके पास सीरीज ऑफ डिसीजन जो हैं वो चाहिए होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज होती है। नेस्टिंग मीन्स यूजिंग वन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट विद इन अनदर वन। नेस्टिंग का मतलब है आपके पास एक इफ लिखा हुआ है और एक एल्स लिखा है, उसके अंदर भी आप एक इफ एल्स लिख लो, खाली इफ लिख लो, या इफ एल्स इकट्ठा लिख लो, या एक इफ लिखा है उसके अंदर इफ एल्स लिख लो, इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख लो, कोई भी इसमें से फॉर्म हो सकती है। सिंपल आपके पास ये ना लिखा हो, इफ लिखा हो और एल्स, और इसके अंदर ये भी नेस्टेड इफ एल्स है। अगर आपके पास ये ना लिखा हो और ये लिखा हो, ये भी नेस्टेड इफ एल्स है। अगर आपके पास सिंपल एल्स ना लिखा हो, इफ के अंदर इफ लिखा हो, वो भी नेस्टेड, यानी किसी इफ एल्स के अंदर कोई और इफ एल्स या सिंपल इफ यूज़ हो तो वो नेस्टेड इफ एल्स होती है। ठीक है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, ये कंडीशन चेक करता है, अगर ये ट्रू होती है इधर जाता है, दूसरी कंडीशन चेक करता है, ट्रू होती है तो ये चला देता है, फॉल्स होती है तो ये चला देता है। ठीक है, फ्लो वही होता है, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चलेगी, कंडीशन ट्रू हुई तो ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चलेगी, और इस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में दोबारा डिसीजन आ जाता है कि ये वाली चलेगी या ये वाली चलेगी। ठीक है, सिंपल फ्लो वही होता है, बस ये है कि एक के अंदर एक और लिख सकते हैं आप, इफ़ में लिख लो, एल्स में लिख लो, जो भी लिख। ठीक हो गया। अगर हम इसका फ्लोर चार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट होता है, इफ़ की कंडीशन देखते हैं, अगर ट्रू है तो इफ़ की बॉडी चलती है, अगर फॉल्स है तो नेस्टेड इफ़ की कंडीशन चेक होती है। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये एग्जांपल हो, इफ़ लिखा हो और एल्स के अंदर इफ़ एल्स लिखा हो, ये ना लिखा हो, ठीक है, तो अगर फॉल्स है तो नेस्टेड इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है तो नेस्टेड एल्स चलेगा, ट्रू है तो नेस्टेड इफ़ चलेगा और वापस आ जाएगा। अगर ये मैं दोनों कंडीशन चेक करूँ तो इफ़ की बॉडी के अंदर भी दोबारा से ये डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये ब्लॉक लिखा हुआ है सिंपल इफ़, और इस वाले एल्स के लिए लिखा है, ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं हो रही। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने इफ़ और एल्स दोनों के लिए ब्लॉक लिख के देखना है कि वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस लेक्चर की जो आपके पास असाइनमेंट है वो यही है कि ये सिंपल इफ़ और ये काट के ये एल्स का बना हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरी इंस्ट्रक्शन का आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, वो आपने बेसिकली पेपर पे बना लें और वो बना के आपने मुझे भेजना है, मैं देखूँ कि आपको कितना समझ आए। ठीक है, अब हमारे पास ये होगी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी डिसाइड करेगा कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सेकंड हमारे पास है जो हमने आज डिस्कस करनी है, वो है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास केसेस चेक किए जाते हैं, अगर कोई कंट्रोल ट्रू होता है तो उस केस को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब ये केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन किस कीवर्ड की जरूरत होती है, स्विच के जरिए यूज होती है, सिलेक्ट विद स्विच। इफ इज अ गुड फॉर चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव, इफ एल्स हमारे पास बेस्ट है अगर हमारे पास या तो ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, ट्रू होगा तो इफ चल जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स चल जाएगा। जब हमारे पास ट्रू होगा तो फिर दोबारा इफ चेक करते हैं, जब हमारे पास सीरीज ऑफ ट्रू फॉल्स आ जाते हैं तो हमारे पास इफ एल्स के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है।
तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्विच में ये होता है कि हमारे पास दो से ज़्यादा केसेस को ये अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। ठीक है, बट व्हेन 3 और सेवरल ऑल्टरनेटिव वी नीड टू स्विच बिटवीन डिफरेंट सिचुएशन व्हेन वी यूज़ स्विच। स्विच में क्या होता है, एक से ज़्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं। इफ़ एल्स बेस्ट होता है ट्रू फॉल्स के लिए, उसके अलावा भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास केस में क्या होता है, स्विच में क्या होता है कि आप दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स के लिए बेस्ट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हम देख लें। सम गिवन वेरिएबल इज सक्सेसफुली टेस्टेड अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम ले लें, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स या कैरेक्टर्स के लिए। व्हेन अ मैच इज़ फाउंड, जब भी मैच हमें मिलता है तो हम उस स्टेटमेंट की सीक्वेंस में एसोसिएटेड मैच को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स से ज़्यादा है, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव हैं, जो भी हमारे पास ट्रू होगा वो चल जाएगा। अगर 1 आएगा तो 1 वाली चल जाएंगी स्टेटमेंट, अगर 4 आएगा तो 4 वाली चल जाएंगी। यानी 2 कंडीशंस नहीं है, 2 से ज़्यादा कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। स्विच लिखने का तरीका क्या होता है, हम स्विच लिखते हैं, जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हम केस लिखते हैं और जो भी आंसर आता है वो लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने अगर हमारे पास 1 का केस है तो ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए वो लिखते हैं, और ब्रेक लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है, ब्रेक ऐड करने से क्या होता है कि जब हमारा केस तभी एंड होता है जब हम ब्रेक ऐड करते हैं। अच्छा, स्विच में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमने केसेस लिख लिए, हम एक से ज़्यादा केसेस लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास केस 1 लिखा, हमने 2 लिखा, 3 लिखा, इसके अलावा हम n नंबर ऑफ़ केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है n नंबर ऑफ़ केसेस, ये ऐड नहीं करने होते। इसमें डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर है कि आप n नंबर ऑफ़ केसेस लिख सकते हैं। एक से मतलब n में आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, जितने भी आप केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स में हमारे पास कितने केस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। ट्रू फॉल्स केस में हमारे पास अनलिमिटेड केसेस हो सकते हैं जितने हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन केसेस में से कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन हमारे पास मैच नहीं करती तो एक हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। ठीक है, उसमें हम केस नहीं लिखते बल्कि एक वर्ड कीवर्ड लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब वैसे भी ये होता है कि अपने बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह स्विच में हमारे पास अगर कोई भी केस रन नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट रन होता है। ठीक है, जैसे इफ़ एल्स में होता है, इफ़ नहीं चलता तो एल्स चलता है। स्विच में ये होता है कि अगर कोई केस रन नहीं होता तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट रन होता है, और डिफ़ॉल्ट के बाद हमने ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, इसने लिखा है कि द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस इज़ परफॉर्म्ड इफ़ नो मैच आर फाउंड। अगर कोई भी केस का मैच नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट को चला देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर व्हेन अ मैच इज़ फाउंड द स्टेटमेंट सीक्वेंस एसोसिएटेड विद दैट केस आर एग्जीक्यूटेड अंटिल ब्रेक इज़ इनकाउंटेड। अगर कोई भी केस हमें मिल जाता है, फॉर एग्जांपल केस 3 मिल जाता है, तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो तब तक एग्जीक्यूट होती हैं जब तक ब्रेक नहीं आ जाता। ठीक है, स्विच लिखने का तरीका क्या है, हम स्विच बताते हैं, उसके अंदर जो भी वेरिएबल होता है वो बताते हैं, फिर हम देखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो स्टेटमेंट्स चल जाएंगी जब तक ब्रेक ना आए। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये ब्रेक ऐड ना करें तो हमारे पास स्टेटमेंट सीक्वेंस ये भी चलेगा और फिर स्टेटमेंट सीक्वेंस ये भी चलेगा, और यहाँ पर ब्रेक आ रही है तो केस 1 यहाँ पर एंड होगा, हालांकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द केस 2। ठीक है, तो केस हमारे पास केस को एंड तब तक नहीं समझ आता जब तक ब्रेक इनकाउंटर नहीं होती। ठीक है, केस हमारा तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारे पास ब्रेक नहीं आती। इसलिए जब भी आप केस ख़त्म करें तो आपने उसको ब्रेक लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल कर लेंगे, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये मेन लिखा, इसमें एक आई वेरिएबल है, हमने लिखा एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 3। वैसे ही मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया और उसमें लिखा आएगा एंटर नंबर बिटवीन 1 and 3। मैंने जो भी नंबर एंटर किया, 1 किया, 3 किया, 4 किया, 8 किया, जो भी नंबर एंटर किया वो मेरे पास आई के अंदर सेव हो गया। अब मेरे पास जो आई है उसके ऊपर मैंने स्विच लगाना है, स्विच आई।
यानी आई के ऊपर मैंने स्विच लगाना है, आई की जो भी वैल्यू है। अगर आई के अंदर 1 है, केस 1, अगर आई के अंदर 1 है तो स्क्रीन पे उसके स्पेल प्रिंट करा दे ONE1 और ब्रेक लगा दे। अगर मैं ये ब्रेक ना लगाती तो स्क्रीन पे 1 और 2 दोनों प्रिंट होता अगर मैंने 1 एंटर किया होता, ठीक है। इसलिए ब्रेक लगाना लाजमी है, ब्रेक के बगैर आपका केस सही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर अगर मैंने 2 एंटर किया होता तो 2 प्रिंट हो जाता, और अगर मैंने 3 एंटर किया होता या 8 एंटर किया होता या 7 किया होता, इन दोनों में से कोई भी ना 1 2 के अलावा किया होता तो मेरे पास अनरिकग्नाइज नंबर प्रिंट हो जाता, ठीक है। ये एंड ऑफ स्विच जो आपको पता है ये एक कमेंट है जो कि पार्ट ऑफ द कोड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्विच लिखते हैं। इसमें ये चेक करता है कि आई के अंदर 1 वैल्यू है, आई के अंदर 2 वैल्यू, आई केस क्या है, आई की वैल्यू, आई की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास एक केस हो सकता है। आई की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हम कंसिडर कर सकते हैं वो हमारे पास हम उसको केस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 केस बनाए हैं, 1 और 2 का। इसी तरह आपके पास अगर ये 1 2 केस नहीं बनते तो आपके पास डिफ़ॉल्ट चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप केसेस लगा सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्विच के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखना होता है और केस के साथ हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इफ़ कि अगर हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप कैरेक्टर हो, फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास केस की वैल्यू 1 की बजाय कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर की हैं, लेकिन वैल्यू को हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कोट के अंदर होती, ठीक हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि केस आपके पास पॉइंट वैल्यूज़ पे नहीं होता, ठीक है। पॉइंट वैल्यूज़ के लिए आपको इफ एल्स ही लगाना पड़ता है। कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि सोचनी ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि द स्विच स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम इफ़, किस तरीके से स्विच जो है हमारे पास इफ़ से डिफरेंट है, ठीक है। स्विच कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वालिटी, इसलिए डिफरेंट है कि स्विच में हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आई में 1 वैल्यू है या 2 वैल्यू है। हम ये नहीं चेक कर सकते कि आई के अंदर 5 से लेस वैल्यू है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करना है तो हम इफ़ ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमने इक्वल वैल्यूज चेक करनी है, आई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, तब हम स्विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ़, वेयर द इफ़ कंडीशनल एक्सप्रेशन कैन बी फाउंड एनी टाइप। इफ में कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन स्विच में सिर्फ इक्वालिटी ही चेक होती है, यानी आई अगर 1 होगा तभी केस एग्जीक्यूट होगा, लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशंस नहीं लगती। स्विच विल वर्क विद ओनली इंट एंड कैरेक्टर, ठीक है। स्विच में सिर्फ इंट और कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, पॉइंट वैल्यू के केसेस हमारे पास नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इफ़ द स्टेटमेंट सीक्वेंस इंक्लूड मोर देन 1 स्टेटमेंट, दे विल हैव टू बी इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जब भी हमने कहीं पे भी इफ़ में, एल्स में, लूप में, स्विच में कहीं पे भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस 1 के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती तो, या एक भी स्टेटमेंट होती तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक से ज़्यादा लिखने का मकसद ये होता है कि एक तो उसे पता है कि पार्ट ऑफ द केस है, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो कर्ली ब्रैकेट से रिकग्नाइज कर लेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द केस है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज़ है कि केसेस कैन नेवर हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशंस नहीं लिख सकते, जैसे हम लिखते हैं ना केस a+3, हम ये नहीं लिख सकते। हमने केस में एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, केस 3, केस 7, केस 8, ठीक है। केस 1+2 ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है। मल्टीपल आपने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन आपने नहीं लिखना, आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है उसकी। मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये केस 3 और 2+1 3, एक केस एक दफ़ा स्विच में एक ही दफ़ा आता है, एक वैल्यू के लिए आपने एक ही केस लिखना है, एक से ज़्यादा केस नहीं लिख सकते। एक तो इसमें यह है कि 2 दफ़ा केस 3 नहीं लिख सकते, और दूसरा ये कि एक एक्सप्रेशन में हम केस को नहीं लिख सकते। ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं स्विच यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर हम स्विच का फ्लो चार्ट बनाएं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम स्टार्ट करें प्रोग्राम,
स्विच आया, स्विच के अंदर वेरिएबल गया, उसमें हमने देखा कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 थी तो वो स्टेटमेंट 1 चल गई, अगर नहीं थी तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर दूसरी भी नहीं थी तो फिर तीसरी चौथी n तक कंडीशन चेक करेगा। जब भी ट्रू हो जाएगी, ये जो हमारे पास ये केस चाह रहा है ये ट्रू का केस चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, ट्रू का केस है ये भी। अगर केस 2 ट्रू होता है तो ये आपके पास एग्जीक्यूट होगा, केस n एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास ये ट्रू, अगर कोई भी नहीं होता तो आपके पास डिफॉल्ट चलता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो केस आप पहले लिखेंगे कोड में वो पहले चेक होगा, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में चेक होगा। बेशक आप केस 100 पहले लिख दें और केस 1 बाद में लिख दें तो पहले 100 चेक होगा और फिर 1 चेक होगा, ठीक है। जो भी सीक्वेंस में आपने कोड लिखा होगा उस तरह होगा, ये नहीं है कि पहले वो 1 को ढूंढेगा उसको चलाएगा। सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी होती है, जो पहले इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो पहले चलती है, जो बाद में लिखी होती है वो बाद में चलती है, ठीक है। जब केस आपके पास एंड हो जाता है, कोई भी एक चीज़ इसमें से एक चलेगी, या केस चलेगा कोई या डिफ़ॉल्ट चलेगा, उसके बाद आपकी जो केस के नीचे स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो चलेंगी और एग्जिट कर देगा। इस तरीके से हम इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमने करेक्टर चेक करना है कि कोई भी अगर चेक करेक्टर एंड प्रिंट एनी वर्ड स्टार्ट विद दैट करेक्टर, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो भी यूज़र करेक्टर एंटर करता है उस करेक्टर से रिलेटेड कोई भी लेटर हमारे पास एंटर कर दे, कोई भी वर्ड एंटर कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ए एंटर करता है तो मेरे पास स्क्रीन पे जो है ना ए फॉर एप्पल प्रिंट हो जाए, ठीक है, ये होता है। अगर यूज़र जो है वो एन एंटर करता है तो एन से मेरे पास कोई भी वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाए, एन से कोई भी वर्ड आपके पास हो सकता है जो भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह का आपने प्रोग्राम बनाना है। क्या करेंगे, सिंपल आप यूज़र से वेरिएबल, एक वेरिएबल कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल को आप यूज़र से सी इन कराएंगे, आपने उस वेरिएबल के ऊपर क्या करना है, स्विच लगाना है, ठीक है। स्विच लगाएंगे, स्विच लगाने के बाद आप उसके अंदर केसेस लिखेंगे, केसेस में आपने याद रखना है कि आप करेक्टर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, तो करेक्टर वैल्यू को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, केस और जो भी वैल्यू होगी उसको आप सिंगल कोट के अंदर लिखोगे, ठीक है। फोर भी आपने वैल्यू लिखनी। इसकी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे हमने ये है करेक्टर आई एंटर अल्फ़ाबेट, यूज़र ने अल्फ़ाबेट एंटर किया, आई के अंदर सेव हो गया, आई के ऊपर हमने स्विच लगाया, हमने देखा कि अगर आई इक्वल टू ए है, ठीक है, सिर्फ इक्वालिटी चेक करते हैं, अगर आई के अंदर ए है तो एप्पल प्रिंट करा दो, अगर आई के अंदर हमारे पास 2 है तो 2 प्रिंट करा दो। अब देखो 2 भी आपके पास कीबोर्ड की वैल्यू है जो कि करेक्टर के तौर पे सेव हो सकती है। अगर डॉलर आ रहा है तो डॉलर प्रिंट करा दो, और डिफ़ॉल्ट केसेस में नहीं लिखा तो अगर आप कोई और सिंबल जैसे प्लस एंटर कर दोगे तो आपके पास कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि अगर गलत एंट्री हो तो कुछ ना कुछ स्क्रीन पे प्रिंट हो तो आप डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। बस ये था हमारे पास। हम क्या करते हैं, हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, दैट इज़ इफ़ और एल्स, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी है स्विच, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारे पास 2 चीज़ों को सपोर्ट करती है। हमारे पास अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हो, ट्रू और फॉल्स की, तो हम इफ़ एल्स पे जाते हैं। अगर हमने चेक करना है कि कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलता है। एक से ज़्यादा कंडीशंस को आप इस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं कि आप नेस्टेड इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाएं, अगर ये वैल्यू है और फिर ये है और फिर ये है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और उसके साथ इक्वल टू, ठीक है, ये होता है नॉट इक्वल टू। और जब भी इक्वल टू यूज़ करते हैं तो आपके पास 2 इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक इक्वल जो होता है वो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसका मतलब होता है कि ये वैल्यू आप उसके अंदर सेव कर दें, ठीक है। तो आपने एक इक्वल टू नहीं लगाना, जब भी इफ़ के अंदर आपने यूज़ करना है 2 इक्वल टू यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन आप के पास अगर ऑल्टरनेटिव ज़्यादा हैं तो आप इफ़ एल्स की बजाय एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्विच जो है, बाकी तो आपके पास इफ़ एल्स का ऑल्टरनेटिव तो है, लेकिन ये सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, एग्जैक्ट वैल्यू चेक करता है,
ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को अकोमोडेट नहीं करता। आप यहाँ पर केस आई लेस देन 2 नहीं लिख सकते, आपने केस के अंदर आई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है कि अगर आपके पास केस में आई की 10 वैल्यू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कॉलन लगाते हैं आप, सिंपल कॉलन होता है, सेमी कॉलन नहीं होता, एक कॉलन होता है जिसमें 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करानी है वो करानी है। और केस आपका हमेशा ब्रेक से एंड होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपके जब तक केसेस के अंदर स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, ब्रेक नहीं आएगा, तब तक वो आपका केस चलता रहेगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए आपका ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी केस नहीं चल रहा, जैसे इफ़ में अगर इफ़ नहीं चल रहा तो एल्स चलता है, इसी तरह स्विच में अगर आपका कोई भी केस रन नहीं हो रहा तो आप एक केस लिखते हैं, वो है आपके पास डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी केस रन नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस चलता है, यानी वो मैसेज प्रिंट हो जाता है आपके पास, जो भी डिफ़ॉल्ट का मैसेज होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में भी आप डिफ़ॉल्ट लिखते हो और आगे कॉलन लगाते हो, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है उनके एंड में सेमी कॉलन होता है, और ब्रेक लिखते हैं और ब्रेक के एंड में भी आपके पास सेमी कॉलन होता है, ठीक है। इफ़ एल्स आप यूज़ करते हो जब आपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, या आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव है, 2 से ज़्यादा को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट फॉर 2 कंडीशंस होता है, ट्रू और फॉल्स। और स्विच आपके पास, आप एक वेरिएबल की अगर हंड्रेड ऑफ वैल्यूज़ के लिए केसेस डिस्कस करना चाहते हो तो आप स्विच लिख सकते हो, ठीक है। इफ़ में आप बार बार लिखो आई इक्वल टू 10 तो ये कर दें, इफ़ एल्स आई इक्वल टू 20 तो ये कर दें, तो एल्स इफ़ भी लिख सकते हैं आप। एल्स इफ़ में ये है कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में आपके पास वो देखता है, एल्स इफ़ में ये होता है कि वो एल्स के इफ़ के अंदर आगे जो आपने कंडीशन लगाई होती है इसको चेक करता है, अगर वो नहीं चलता तो आप फिर एल्स इफ़ लिखते हो। एल्स इफ़ का चलता रहता है जब तक आप एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव आप इफ़ के अंदर इस तरीके से कर सकते हो कि आप लिखते हो इफ़, एल्स इफ़ में दोबारा कंडीशन चेक करते हो, फिर एल्स इफ़ में कंडीशन चेक करते हो, इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करते रहते हो। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हमने आज पढ़ी हैं जो कि हमारे पास डिसाइड करती हैं कि कंट्रोल डिफाइन करती हैं किस तरीके से हमने कंट्रोल देना है, ठीक है। इफ़ में आपने चेक किया कि आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल गया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये ट्रू होगी। इसलिए हम इफ़ की बजाय यहाँ पर दोबारा से एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एल्स यूज़ नहीं किया क्योंकि आपको यहाँ तक एल्स का क्लियर नहीं था। तो इफ़ अगर ये ट्रू है, एल्स ये, तो अब इसको 2 दफ़ा, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन एक दफ़ा चेक करेगा और अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा। इसमें क्या है, कंडीशन यहाँ पे भी चेक कर रहा है और यहाँ पर भी चेक कर रहा है, ठीक है। वही इफ़ एल्स वाली बात आ गई। उसके बाद आपने ये भी इफ़ एल्स में आ गया। नेस्टेड इफ़ एल्स में ये है कि आप इफ़ के अंदर इफ़ एल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको एक और चीज़ है कि आप इफ़ लिख रहे हो, आपकी इफ़ ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, तो आप दोबारा चेक कर लेते हो। अगर फॉल्स हो जाती है तो चेक करो ये है, तो आप एल्स के साथ दोबारा से इफ़ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो तब तक आपके एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को अकोमोडेट करने के लिए होते हैं। हम लैब में थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका फ्लो चार्ट हम इस तरीके से बना लेते हैं। फिर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाती है। हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप स्विच लगाते हो और उस स्विच में आपने क्या चेक करना था, इस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, केस 1 का मतलब है आई इक्वल टू 1 है या नहीं। अगर आई इक्वल टू 1 है तो फिर केस एग्जीक्यूट कर दे। अगर हम इफ़ में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इफ़ आई इक्वल टू 1 और फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो फिर हमारी एग्जैक्टली यही काम होगा जो कि हमारा स्विच के अंदर हो रहा है, ठीक है। स्विच हमारा सिर्फ करेक्टर्स और इंटीजर्स पे होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स पे नहीं होता, सिर्फ इक्वालिटी को चेक करता है। ब्रेक स्टेटमेंट लगानी ज़रूरी होती है। एक्सप्रेशन नहीं लिखते, एक ही केस को एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लैब में तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो आपको टास्क है इस लेक्चर का वो ये है कि आपने नेस्टेड इफ एल्स की का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कॉपी के ऊपर और वो आपने सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।